So good morning students. Today we are going to start our lecture number 7 of engineering mechanics, in which we will cover the condition of equilibrium under the different force system, Lami's theorem and free body diagram also. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है. सो माय डियर स्टूडेंट, मार्क करेंगे definition of equilibrium first and try to understand what is the concept of equilibrium. See, a body is said to be in equilibrium if its state of rest or of uniform motion does not change under the action of various forces. फिर से समझिए क्या कह रहा हूँ मैं. जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो हमेशा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम पर ही डील करेंगे. तो देखिए, किसी भी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. मैथमेटिकली क्या होता है, जब भी हम किसी भी कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन दो तरीके से मीट करनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन भी और सफिशिएंट कंडीशन भी. देखिए, रिजिड बॉडी में क्या है, अगर मैं एक नेसेसरी कंडीशन को बताऊंगा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में, तो सफिशिएंट कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाती है, बट इट डज नॉट हैपन इन द डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स. तो लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, तो जो भी हम कंडीशन देंगे वो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों ही है. तो कंडीशन क्या होती है, देखिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. वेयर समेशन एफ क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, एंड समेशन एम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स. तो इस बात को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एज वेल एज समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. अगर हम स्केलर फंक्शन के टर्म में बात करते हैं तो हम बोलेंगे अलजेब्राइक सम, और अगर हम वेक्टर के टर्म में बात करते हैं तो हम बोलेंगे वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस और ऑल द मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0. तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर डिफरेंट फोर्स सिस्टम. मैं लिख रहा हूं यहां पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर डिफरेंट फोर्स सिस्टम्स, डिफरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, और इसको प्रिसाइज कर रहा हूं डिफरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. यहां आपको ये बात गौर करने वाली है, हम जो भी बातें कर रहे हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए कर रहे हैं, ठीक है. तो इसमें सबसे फर्स्ट केस देखता हूं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का. हम सबसे फर्स्ट केस देखेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. तो देखो, आपको मैंने बताया था पहले भी कि कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड पास फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट. तो कोप्लेनर का मतलब सारे फोर्सेस क्या होंगे, एक ही प्लेन में लगे हुए होंगे. तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए क्या होती है बच्चों, समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी इक्वल टू 0. देखिए, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे पास, ये क्या कि फोर्स का जो भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स का जो भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जा रहा है, उनका अलजेब्राइक सम इन स्केलर फॉर्म शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0. इस बात को समझाता हूं कि जब भी कोप्लेनर कॉन्करेंट की बात किया जाएगा तो कॉन्करेंट फोर्सेस तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सो मेनी इज पॉसिबल. लेकिन दो फोर्सेस के लिए मैंने आपको दो मेथड पढ़ाया था, दैट वाज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, देन हमने देखा था ट्रायंगल मेथड भी, और फोर्स रिजोल्यूशन भी. यहां मैं डिस्कस करूंगा जहां पर भी तीन फोर्सेस, सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्सेस लग रहे हों, तो उनके लिए कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल है. यस, दैट इज कॉल्ड लामीज थ्योरम. तो देखो, सबसे पहले मैं कवर करूंगा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो लामीज थ्योरम पर कैसे लगाई जाती है. तो बच्चों, लामीज थ्योरम क्या होती है, लामीज थ्योरम बोलती है if a body is in equilibrium under the influence of 3 coplanar concurrent force system, then each force is proportional to the sine of the angle between two other forces. फिर से समझिए लामीज थ्योरम क्या लिखा है. देखो, यहां पर ध्यान करेंगे इस लाइन को आप. If a body is in equilibrium under the action of 3 coplanar forces, each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. ठीक है, बहुत अच्छे. तो इस बात को समझाता हूं कैसे. सपोज कीजिए
there are the three forces. Let's say this is the first force P, second force which is Q, and third force which is let's suppose R. ये तीन फोर्सेस हैं जो कि किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं. एंड सपोज द एंगल बिटवीन ऑल द थ्री फोर्सेस. P के सामने का एंगल मैंने ले लिया. P का सामने का मीन्स एंगल बिटवीन Q एंड R इज अल्फा, एंड एंगल ऑपोजिट टू द Q इज बीटा, एंड ऑपोजिट टू R इज गामा. तो देखो इसको मैं एक ट्रायंगल से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी फोर्स को अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट करना हो तो उसके हेड से क्या करते हैं, टेल को ऐड कर देते हैं. नाउ लेट मी ड्रॉ फर्स्ट फोर्स वेक्टर P. तो फोर्स वेक्टर P को मैंने एज इट इज ड्रॉ कर लिया. दिस इज फोर्स वेक्टर P. ठीक है. अब Q क्या है, Q फोर्स इज, दिस इज द Q फोर्स. इस पर गौर करिए, दिस इज द Q फोर्स. ये P से कितने एंगल पर है, गामा एंगल पर है. एक्चुअली ये फोर्स कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है. बट आई नीड टू शिफ्ट इट पैरेलल टू दिस एंड एट द हेड ऑफ फोर्स वेक्टर P. तो मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पर. सी, let me draw it again. This is the force vector Q. ये हो गया मेरे पास फोर्स वेक्टर Q. देखिए P और Q के बीच में जो एंगल है, अगर हम उस पर बात करें तो P और Q के बीच में कितना एंगल दिख रहा है, गामा. दिस एंगल इज गामा. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस गामा. एंड नाउ फोर्स वेक्टर R should be joined from force vector Q. तो मैं R को भी ज्वाइन करके दिखा रहा हूं आपको. एंड दिस इज द फोर्स वेक्टर Q. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. ये हो गया हमारा फोर्स वेक्टर Q. ठीक है. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, आप इसका एंगल देखिए, ये एंगल कितना है फोर्स वेक्टर Q का. This I should write R. Sorry, this vector is R. This force vector is R. तो देखिए Q और R के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, बाहर से एंगल कितना है, Q और R के बीच में देखिए Q ये है, R ये है, इनके बीच में अल्फा है. तो इनसाइड एंगल इज 180 माइनस अल्फा. एंड सिमिलरली एंगल बिटवीन R एंड P इज व्हाट, 180 माइनस बीटा. ठीक है. तो मुझे तीनों एंगल मिल गए. अब मैं लगाता हूं साइन रूल इस ट्रायंगल में. तो अप्लाइंग साइन रूल. साइन रूल से क्या हो जाएगा, देखिए P अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन 180 माइनस बीटा एंड इज इक्वल टू R अपॉन साइन 180 माइनस गामा. और हमें पता है साइन 180 माइनस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल. तो यहां से मुझे क्या मिल गया, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा. ये हो गया हमारे पास लामीज थ्योरम. अब देखो इसमें एक नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है. कभी भी लामीज थ्योरम को यूज कर समय ये ध्यान रखिएगा, line of action of all the forces either should be coming towards the point or should be going away from the point. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो फोर्स पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और एक पॉइंट से दूर जा रहा है तो आप लामीज लगा दें. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपके पास कोई एक फोर्स सिस्टम ऐसा है, एक फोर्स इधर आ रहा है, एक फोर्स इधर की ओर आ रहा है, थर्ड वन इज गोइंग लाइक दैट. अब आपने क्या कहा, ये P है, ये Q है, ये R है, एंड यू हैव टेकन दिस एंगल अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, और इस पर आप लामीज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. तो सही क्या है, आपको या तो क्या सही करना क्या पड़ेगा, यू नीड टू ड्रॉ लाइक दैट. लेट मी ड्रॉ इट अगेन हियर. मैं इसको अभी यहाँ लिख रहा हूँ. आप सपोज कीजिए कैसे करना पड़ेगा, अगर R फोर्स ऐसे है तो P को उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग आगे बढ़ा दीजिए और Q को भी उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग आगे बढ़ा दीजिए. नाउ यू विल टेक वन एंगल अल्फा, अनदर एंगल बीटा, अनदर एंगल इज गामा. आपको इस तरीके से करना पड़ेगा. या इफ फोर्सेज आर कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज टेकन लाइक दिस, ये P है, ये Q है, तो R को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से क्या करेंगे, आप ऊपर की ओर ले जाइए. दिस एंगल एंड दिस एंगल यू नीड टू कैलकुलेट. तो कभी भी आप इस तरीके से नहीं करेंगे कि दो फोर्सेज एक तरफ पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, एक दूर जा रहे हैं, तो लामीज अप्लाई करते हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज प्रिफर यूजिंग लामीज थ्योरम
वेर एंगल्स आर नोन एंड यू नीड टू कैलकुलेट द फोर्सेस। कभी भी आपको एंगल पता हो, फोर्स निकालना हो, लामीज लगा दीजिए, 3 फोर्सेस। लेकिन फोर्सेस पता हो, एंगल निकालना हो, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, आपके लिए हमेशा कैलकुलेशन टीडियस हो जाएगी। तो एक एडवाइस क्या है कि लामीज यूज करिए जब आपके पास एंगल पता हो और फोर्स निकालना हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ एंड आई एम कमिंग टू ए फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 स्टील ट्रसेस। ट्रसेस क्या होते हैं ये मैं अभी इसके बारे में मत जानिए, आप अभी ट्रस को मैं नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाऊंगा। 2 स्टील ट्रसेस एक्स वाई एंड वाई जेड ऑफ identical size supports a load of 200 Newton as shown in figure. Very good. The length of the truss is 1 meter. The force in the truss XY. तो आपसे XY ट्रस में फोर्स पूछा जा रहा है। देखिए एक ट्रस मेंबर ये है मेरे पास, एक ट्रस मेंबर ये दिया हुआ है। तो मुझे फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आप पहले रियलाइज कीजिए कि कोप्लानर कॉन्करेंट सिस्टम है या नहीं है। यस बिल्कुल है। कैसे, देखो यहाँ पर 200 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड साइड, ये हो गया मेरा 200 न्यूटन, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से रॉड नंबर 1 में एक टेंशन फोर्स आ रहा होगा इधर की ओर, सिमिलरली एक टेंशन फोर्स दूसरे में जा रहा होगा। तो सपोज करता हूं, मैं ड्रॉ करता हूं फोर्स एक्टिंग इन द सेकेंड मेंबर और इसको लिख देता हूं टेंशन फोर्स ऑफ वाई एक्स और एक्स वाई, और थर्ड फोर्स को यहां लिख देते हैं दिस इज ऑल्सो द टेंशन फोर्स ऑफ वाई जेड, ऐसे लिख देते हैं। अब सिंस फिगर इज आइडेंटिकल तो जितना फोर्स की वैल्यू वाई एक्स में होगी वही फोर्स की वैल्यू वाई जेड में भी होगी, इसलिए एग्जामिनर ने केवल एक में पूछा हुआ है। तो अब आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ऑल द 3 फोर्सेस। तो मुझे सबसे पहले ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल देखो इस ज्योमेट्री में कहाँ है, दिस विल बी द एंगल। तो अगर मैं इसको एक ट्रायंगल को कंप्लीट करूं, लेट मी कंप्लीट ए ट्रायंगल हियर, तो आप देख सकते हैं ये 30, दिस इज 90, तो ये एंगल कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 60 डिग्री। सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी व्हाट 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों 120 डिग्री। सो कैलकुलेटर विल बी नीडेड, राइट। अब यहाँ देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये 60 है तो ये एंगल कितना बचा, टोटल 180 होता है तो ये भी कितना हो गया 120 डिग्री। तो दिस विल ऑल्सो बी 120, और इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं क्या 120 डिग्री। तो अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू कैन गेट दी आंसर। तो मैं क्या लिखूंगा लामीज थ्योरम में, सबसे पहले टी ऑफ वाई एक्स के सामने का एंगल कितना है, वाई एक्स के सामने का एंगल कितना है बच्चों 120 है, साइन 120 इज इक्वल टू टी ऑफ वाई जेड डिवाइड बाई साइन 120 एंड इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई साइन 120। समझ में आ गई होगी आपको बात। तो यहाँ से कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए खुद एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और वाई एक्स, दोनों के लिए आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम मिल रहा होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई विल डिस्कस। अभी देखिए मैंने आपको बताया पहला कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें हमने 3 फोर्सेस को लेकर सॉल्व किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट कोप्लानर और पैरेलल फोर्स सिस्टम। कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, कोप्लानर भी हैं और पैरेलल भी हैं। जैसे आप ये समझिए, सपोज कीजिए आपने कोई वेइंग बॉक्स है, ये तराजू जिसे आप बोलते हैं ऐसे, ठीक है, और ये इधर भी कुछ है। ये किसका एग्जाम्पल होगा, यहां पर देखो इस तरीके से एरो विल बी हियर, जहां पर आप वेट मेजर कर रहे होते हैं और जो 2 आइटम्स यहां रखे होंगे ये कहाँ होंगे, डाउनवर्ड होंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस यू कैन सी फोर्स F1, F2 और F3, ये किसका एग्जाम्पल है, दीज 3 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट पैरेलल फोर्स सिस्टम। या आप ऐसे एनालाइज कीजिए कि एक बेंच के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट का वेट कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज विल बी पासिंग फ्रॉम डाउनवर्ड साइड। सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। सपोज कीजिए ये इस तरीके से लग रहे हैं, ये कोई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और इस पर सारे वेट किस तरह से लग रहे हैं, वेट्स आर एक्टिंग एट डाउनवर्ड साइड। लेट मी ड्रॉ,
This is the first weight, second weight, second weight and third weight. So all the forces are acting parallel to each other. तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोप्लानर एंड पैरेलल फोर्स सिस्टम. तो व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, समेशन ऑफ F इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ M इज इक्वल टू 0. ध्यान दीजिएगा बहुत, यहाँ पर मैंने x और y नहीं लिखा है. समेशन ऑफ F इज इक्वल टू 0. समेशन ऑफ F का मतलब ऑल द फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, उनका सम 0 है. अपवर्ड को पॉजिटिव तो डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लीजिए, या डाउनवर्ड को पॉजिटिव तो अपवर्ड को नेगेटिव. एंड समेशन ऑफ M का मतलब मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0. सपोज करो अगर मैं यहाँ ये पॉइंट A लिख लूँ तो आई शुड राइट इस तरीके से, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0. क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या लेंगे, उसको हम नेगेटिव ले लेंगे, राइट. तो कोप्लानर फोर्स सिस्टम का एग्जांपल मैं भी डिस्कस करूंगा. उससे पहले मैं थर्ड कैटेगरी पर भी आ जाता हूं. थर्ड इज व्हाट? मोस्ट जनरल, कोप्लानर बट नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट. कोप्लानर, नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. तो देखिए ये मोस्ट जनरल केस है जिसमें क्या होगा, कोई भी लाइन ऑफ एक्शन किसी भी एक पॉइंट से पास नहीं कर रही होगी. तो इसकी सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों? समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स फोर्स का कंपोनेंट x डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, फोर्स का कंपोनेंट y डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए, और समेशन ऑफ मूवमेंट शुड ऑल्सो भी इक्वल टू 0 अबाउट एनी फिक्स पॉइंट. फिर से बोलते हैं, समेशन Fx, समेशन Fy और समेशन M इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं आपको. सपोज दिस इज एनी अरेंजमेंट ऑफ लैडर सिस्टम. देखिए ये क्या है? दिस इज द वर्टिकल वॉल, ये हमारी वर्टिकल वॉल है, एंड सेकेंड वन इज द हॉरिजॉन्टल वॉल, या हॉरिजॉन्टल फ्लोर बोल सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल फ्लोर. और इस पर क्या है, कोई लैडर रखी हुई है, कोई सीढ़ी है, लैडर है इस तरीके से ना. नाउ देखिए, सी ऑल द फोर्सेस विच विल बी एक्टिंग लाइक दैट. फर्स्ट लेट मी ड्रॉ. ये दीवार को यहाँ पुश कर रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी दिस साइड. सेकेंड लैडर विल बी पुशिंग टू द ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन इज दिस वन. वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड साइड. इफ देयर इज अ फ्रिक्शन ऑन द वॉल तो इस पॉइंट की टेंडेंसी डाउनवर्ड आने की और इसकी टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट जाने की है. जो लैडर का ऊपर वाला पॉइंट है वो नीचे आना चाहेगा, और जो लैडर का पीछे वाला पॉइंट है नीचे वाला, वो टुवर्ड्स राइट जाएगा. तो फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा. अगर फ्रिक्शन भी है तो आप समझ सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इस वॉल पर Ff1 जो कि मोशन के अपोजिट, और इस वॉल पर क्या होगा, Ff2. अब देखिए ऑल द 5 फोर्सेस 1 2 3 4 एंड 5 सभी की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग डायरेक्शन से जा रही है, कि कोई भी एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है. तो दिस इज द मोस्ट जनरल एग्जांपल ऑफ व्हाट? नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. तो अब बच्चों, किसी भी फोर्स सिस्टम के इक्विलिब्रियम को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फ्री बॉडी डायग्राम्स की स्टडी करनी पड़ती है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू एनालाइज द इक्विलिब्रियम कंडीशन वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी गिवन सिस्टम. तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और कैसे एनालाइज करते हैं. तो लेट मी फर्स्ट मेक यू क्लियर वन एग्जांपल ऑफ कोप्लानर एंड कोप्लानर नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम किस तरीके से किए जाएंगे. तो आई एम कमिंग टू दिस क्वेश्चन. देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ध्यान से पढ़ेंगे. ए ब्लॉक वेट 100 न्यूटन is resting on a plane inclined with horizontal as shown in figure. What horizontal force P is necessary to hold the body from sliding down the plane? And coefficient of friction can be taken as 0.25. C. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा मुझे? सारे इस गिवन प्रॉब्लम में जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो व्हाट आई सेड अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम, क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है पहले ये क्लियर कर देता हूं आपको. फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है?
दिस डायग्राम इज मेड टू एनालाइज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहलाऊंगा मैं? टू एनालाइज द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने आपको बताया पैरेलल, कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो क्या करना होता है, बॉडी को पहले आप आइसोलेट कर देते हैं, जो भी फोर्स सिस्टम से बॉडी को आप निकाल लीजिए, फिर उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस, जबकि वो नोन हो या अननोन हो, उन्हें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ शो कर दीजिए। दैट डायग्राम इज कॉल्ड व्हाट? फ्री बॉडी डायग्राम। सपोज फॉर एग्जाम्पल suppose I have, this is a vertical wall, ठीक है, and this is a 3D सिलेंडर। आप इस बॉडी को ऐसे सपोज करते हैं, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सपोज इट इज ए स्फीयर और सिलेंडर, वॉट एवर यू वॉन्ट, कोई स्फेरिकल बॉडी है, एंड दिस सिलेंडर इज जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद द वर्टिकल वॉल। ये क्या है? एक वर्टिकल वॉल के कॉन्टैक्ट में है, इस तरीके से। ये ड्रॉ, मुझे सीधा ड्रॉ करना होगा इसको, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। आई एम सॉरी, मुझे इसको फिर से ड्रॉ करने दीजिए। यस, दिस इज एनी काइंड ऑफ वर्टिकल वॉल, और मान रहे हैं कि वॉल क्या है? अभी फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, एंड दिस सिलेंडर इज अटैच्ड टू द वॉल बाई ए थ्रेड, कोई धागे से या किसी चेन से बंधा हुआ है, ऐसे। अब आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को एनालाइज करने के लिए। तो देखिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इस सिलेंडर को एक पॉइंट मास मानते हुए शो करिए। इस पूरे सिलेंडर को मैंने क्या किया, इसके सेंटर को मैंने एक पॉइंट मास मानते हुए यहां शो कर दिया। अब इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं एक्सटर्नली, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक तो देखिए इसका बच्चों वेट लग रहा होगा, जो कि कहाँ होगा? डाउनवर्ड। वेट बाय डिफॉल्ट डाउनवर्ड लग रहा होता है। ये सिलेंडर इस वॉल को प्रेस कर रहा है एट पॉइंट ए, तो अगर ये वॉल को प्रेस करेगा तो वॉल भी इसको क्या करेगी? एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगी। हर एक्शन की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। तो वन फोर्स यू विल फील, जो कि कहाँ जा रहा होगा? देखिए कहाँ जा रहा होगा, इस तरीके से। ये वॉल की नॉर्मल रिएक्शन हो गई, इसको मैं आर ए लिख देता हूँ, आर ए, रिएक्शन एट ए पॉइंट। एंड थर्ड, ये टेंशन, जो ये थ्रेड लगा हुआ है, दिस इज द थ्रेड, ये धागा या जो भी चेन है, इसमें एक टेंशन फोर्स होगा, क्योंकि ये बॉल को नीचे खींच रहा है। तो टेंशन फोर्स विल बी एक्टिंग ऑपोजिट टू द थ्रेड। इस तरीके से क्या होगा? टेंशन फोर्स लग रहा होगा टी, जिसको अगर मैं यहाँ बी लिख दूं तो टेंशन फोर्स टी बी लिख देता हूँ। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टूड किस तरीके का फोर्स सिस्टम है बच्चों। देखो यहाँ पर 3 फोर्सेज हो गए, एंड ऑल द 3 फोर्सेज आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का एग्जांपल है। तो अब इस तरीके के और से सारे प्रॉब्लम और सारे एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, एंड आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑल्सो, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, इसको भी सॉल्व करता हूँ। बट इससे पहले मैं एक करेक्शन आपको बता दूं। हमने लेक्चर नंबर 5 में वन कैलकुलेशन वी मेड, इन दैट कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट देयर इज ए वन कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आप इसको सही कर लीजिएगा बस। ये देखिए लेक्चर नंबर 5 में वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू वाज 23, एग्जैक्टली दिस वैल्यू इज नॉट 23, दिस इज कम आउट टू बी 47 डिग्री, एंड व्हेन वी पुट हियर 47 डिग्री वैल्यू इन दिस केस, तो व्हाट वी विल गेट 30 प्लस 47, तो ये हो गया 47 प्लस 30 हाउ मच, दिस इज 77 डिग्री। ये आपका आंसर था, एक छोटा सा करेक्शन था, आप इसे कर लीजिएगा, राइट। नाउ so now I'm coming to the our lecture today, and question what we were discussing here। तो हमें क्वेश्चन नंबर जो हमने लिया है, ए ब्लॉक वेट 100 न्यूटन रेस्टिंग ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड विद हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर, व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स पी इज नेसेसरी टू होल्ड द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। तो इसके लिए मुझे इस ब्लॉक का क्या करना होगा बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक आइसोलेट इस ब्लॉक को कर लेते हैं यहाँ से। जैसा कि मैंने बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, पहले हम ब्लॉक को एक आइसोलेट कर लेते हैं, बॉडी को, ये हो गया। अब इसके ऊपर देखिए वेट कहाँ लग रहा होगा इसका, डाउनवर्ड। तो आई हैव ड्रॉन दिस वेट कंपोनेंट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, लेट मी ड्रॉ इट अगेन।
ये हो गया देखिए वेट विच इज 100 न्यूटन, ठीक है। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द प्लेन in along the plane horizontal direction and this dotted line is representing normal to the plane, ठीक है। ये हो गया हमारी नॉर्मल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x की बजाय h लिखता हूं, x इज रिप्रेजेंटिंग along the plane horizontal direction and is normal to the plane. Now this force will have two components, इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे। if this angle is given 45 डिग्री, ये 45 है आपके पास, तो दिस विल ऑल्सो भी 45 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट देखिए कौन कौन से हो गए। दिस विल बी व्हाट 100 cos 45 एंड दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू बच्चों 100 sin 45 डिग्री, ठीक है। फोर्स P इज एक्टिंग हियर, देखिए ये फोर्स P जो लग रहा है, इस फोर्स P को अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग स्लाइड कर दूं इससे आगे की ओर, तो दिस फोर्स कैन बी शोन फ्रॉम दिस पॉइंट। ये हो गया फोर्स P। तो अगर ये फोर्स P है एंड दिस एंगल इज दैट मीन 45 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चों फ्रॉम सिंपल ज्योमेट्री 45 डिग्री। तो इस P को भी हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ये हो गया P cos 45 एंड दिस वन विल बी हियर प्लस P sin 45। तो दो फोर्स हो गए 100 cos 45 प्लस P sin 45 जो कि किसके इक्वल हो जाएंगे, नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स। लेट्स से इसको Fn लिख देते हैं। अगर ये प्लेन, ये जो आपका ब्लॉक है, ये प्लेन को अगर प्रेस करेगा तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक नॉर्मल कंपोनेंट जाएगा रिएक्शन का, तो ये हो गया Fn। तो यहाँ पर एक फोर्स तो मुझे मिल गया Fn विच इज इक्वल टू वॉट 100 cos 45 प्लस P sin 45, ठीक है। P कैलकुलेट करना, इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी टेकन एज 0.25, मतलब ये सरफेस क्या है, इसका फ्रिक्शन भी है। तो इफ दिस ब्लॉक इज हैविंग टेंडेंसी टू मूव डाउन, इसकी टेंडेंसी क्या नीचे जाने की है, स्लाइड करने की है। अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको पता होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ये बिल्कुल क्लास 11th लेवल की चीजें हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया बच्चों यहाँ से, Ff इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो अभी मैंने फोर्स को बैलेंस किस डायरेक्शन में किया, अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। ये क्वेश्चन किसके है, अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन। कहां पर है, अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन। नाउ सेकेंड इक्वेशन आई विल राइट व्हाट, अलोंग द प्लेन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू द प्लेन, अलोंग हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन। तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए कौन कौन से फोर्स हैं, आइदर P cos 45 प्लस म्यू टाइम्स n, ये देखिए P cos 45 और म्यू n, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 100 sin 45। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब म्यू की वैल्यू आपको पता है, n इज इक्वल टू हियर म्यू n, यही n क्या है आपका Fn है। तो इसको, जिसको मैंने यहाँ Fn से रिप्रेजेंट किया है, शुड आई राइट हियर, आई शुड राइट हियर Fn। तो ये जो Fn है, दिस इज बेसिकली नॉट n, इट इज Fn। Fn की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दीजिए। तो P cos 45 प्लस म्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.25 और Fn हो गया 100 cos 45 प्लस P sin 45 इज इक्वल टू 100 sin 45। आप इस इक्वेशन को यूज कीजिए, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ P। तो मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, कैलकुलेशन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। 100 sin 45 डिग्री माइनस 0.25 इंटू 100 cos 45 डिग्री डिवाइड बाई cos 45 डिग्री एंड प्लस 0.25 sin 45 डिग्री। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। प्रोबेबली यू विल गेट 60 न्यूटन फोर्स, बट आप चेक करिए खुद कितना आंसर आएगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपसे फ्री बॉडी डायग्राम के और सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं अंडर द वेरियस इक्विलिब्रियम कंडीशन। टिल देन रिवाइज वेल एंड इफ देयर इज एनी डाउट देन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।